आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ साथ ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है। अपनी किताब शूद्र कौन थे, महात्मा फुले को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासक से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित है। फुले ने जाति भेद विवेकानुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित कृत जाति भेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस बात से मुक्त कराने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने अपनी चर्चित पुस्तक जाति व्यवस्था का विनाश में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्मग्रंथ को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ। उनके नाम में फुले शब्द माली जाति के होने की वजह से आया है। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा माता का नाम चिमणाबाई था। फुले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता चिमणाबाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता की मुँह बोली बुआ सुगुणाबाई ने किया। सुगुणाबाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा का शासन भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया हो, पर सामाजिक जीवन पर उनकी जातिवादी विचारधारा का नियंत्रण कायम था। पुणे में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही सामाजिक दबाव में ज्योतिराव के पिता गोविंदराव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा से उर्दू और फारसी के जानकार गफार बेग बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोविंदराव को सलाह दी कि वे ज्योतिराव को पढ़ने के लिए भेजें और फिर से ज्योतिराव पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में ही 1840 में ज्योतिराव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले से कर दिया गया। 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। यही होनहार विद्यार्थी ज्योतिराव का परिचय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हुआ। स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिराव फुले के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बहने लगा। उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर चीज़ को वो तर्क और न्याय की कसौटी पर कसने लगे। अपने आसपास के समाज को एक नई नज़रिए से देखने लगे। इसी दौरान उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भी वर्ण जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान विज्ञान से लैस किया। उनके भीतर यह भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समानता का अधिकारी है। सावित्रीबाई फुले, सगुणाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा ने हजारों वर्षों से वंचित ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदाय को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। अपने इन विचारों को व्यवहार में उतारते हुए फुले दंपति ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया पहला स्कूल था। यह स्कूल खोलकर ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने खुलेआम धर्म ग्रंथों को चुनौती दे दी। फुले द्वारा शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उलट देना था।
1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया कि सैकड़ों वर्षों से शूद्रों अतिशूद्रों ब्राह्मणों के राज में दुख भोगते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, यह बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। फुले जितने बड़े समर्थक शूद्रों अतिशूद्रों की मुक्ति के थे, उतने ही बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा कि स्त्री शिक्षा के द्वार पुरुषों ने इसलिए बंद रखे ताकि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। स्त्री मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे ज्योतिबा फुले ने अपने समय में न लड़ी हो। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने परिवार को स्त्री पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष पर उतर पड़े। फुले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। इन सब के बावजूद ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय व समानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना था। शूद्रों अतिशूद्रों को जातिवादियों की मक्कारी के जाल से मुक्त करवाना, पुराणों द्वारा शोषित जन्मजात गुलामी से छुटकारा दिलाना था। इसके माध्यम से फुले ने ब्राह्मणवाद के विरोध में एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। 1890 में ज्योतिराव फुले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने उठाई। शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिराव फुले ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया वह समुदाय किसानों का था। किसान का कोड़ा 1883 ग्रंथ में उन्होंने किसानों की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। उनका कहना था कि किसानों को धर्म के नाम पर भट्ट ब्राह्मणों का वर्ग, शासक व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ साहूकारों का वर्ग लूटता खोसता रहता है। ऐसा किसान सब कुछ बर्बरता से सहता है। ज्योतिराव फुले चिंतक, लेखक और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्षरत योद्धा थे। वे दलित, बहुजनों, महिलाओं और गरीब लोगों के पुनर्जागरण के अगुवा थे। उन्होंने शोषण, उत्पीड़न और अन्याय पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाने और उसे चुनौती देने के लिए अनेक ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तृतीय रत्न नाटक 1855, छत्रपति राजा शिवाजी महाराज का पांडवा 1869, ब्राह्मणों की चालाकी 1869, गुलामगिरी 1873, किसान का कोड़ा 1883। भले ही 1890 में ज्योतिबा फुले हमें छोड़कर चले गए हो, लेकिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जागरण की जो मशाल जगाई थी, आगे चलकर उनके बाद उस मशाल को सावित्रीबाई फुले ने जगाए रखा। सावित्रीबाई फुले के बाद इस मशाल को साहू जी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने यह मशाल डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में थमा दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया। लेख को लिखा है डॉक्टर सिद्धार्थ ने, जो लेखक हिंदी साहित्य में PhD